नमस्कार दोस्तों। आइए आज पुनः पॉलिटी की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें से ये हमारा आज का 7वां क्लास होगा। तो क्लास 7 की शुरुआत हम 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के साथ करेंगे और इसका विवरण जो है नीचे अपने आगे की जो ये पेजेस हैं उसके अनुसार हम चलेंगे। पॉलिटी जो है हमने इसके 6 क्लास को कर चुके हैं। आज हम इसके 7वें क्लास में 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से एक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय और दूसरा हमारा रहेगा उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, उद्देशिका यानी कहने का मतलब प्रस्तावना जो हम पढ़ते हैं। तो आज हम ये 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अंत तक आप बने रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आपको हम बता दें कि आपको डाउट न रहे कि हमारा जो 7वीं अनुसूची में विषय जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र का विषय, राज्य का विषय और समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का उसमें साझा जो है मत होता है। ठीक है, तो इन 3 सूचियों में कौन कौन से विषय हैं, कौन विषय किस सूची में डाला गया है, इसको हम देखेंगे। तो पहला हमारा था क्या कि सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है, अगला है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए, यदि हम जनगणना की बात करें, जो हमारा अभी सेंसस होता है, जनगणना होता है, ये केंद्र सूची का विषय है। जनगणना जो होता है वो राज्य सूची के विषय में नहीं आता, बल्कि ये केंद्र सूची के विषय में आता है। और यदि हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या और परिवार नियोजन की बात करें, तो ये समवर्ती सूची में आता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये ऐसा प्रश्न है कि आप मतलब ऐसा ये शिक्षा जो विषय है वो बहुत ही इतने मतलब परीक्षा में पूछे गए हैं कि आप मतलब इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछता ही रहता है। ठीक है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लेंगे। और ऊपर हमने बताया जनसंख्या और जनगणना में आप अंतर स्पष्ट कर लेंगे कि जनगणना जो है केंद्र का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, पहले राज्य सूची के विषय में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो इसे चेंज करके समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। भूमि सुधार जो है राज्य सूची में आता है। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखेंगे, रेलवे पुलिस की बात कर रही है, यानी कि आरपीएफ। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, ये आप जानते होंगे। पंचायती राज, ये भी राज्य सूची का विषय है। हर राज्य अपने पंचायत में, अपने राज्य में अलग अलग तरह के पंचायत के विषय में कानून बना रखा है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। अगला है दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। सूची 1 में हो गया केंद्र सरकार, सूची 2 में हो गया राज्य सरकार और सूची 3 में हो गया समवर्ती सूची। तो दंड प्रक्रिया जो है यानी कि संविधान के अनुसार जो दंड दिया जाता है किसी भी आपराधिक मामले में, तो ये हो गया आपका समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, अगला है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो यह है सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची से। ठीक है, अब एक साथ हमने इसमें चार्ट जो बने हुए हैं, इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, एक साथ हम देखते हैं कि संघ सूची का विषय कौन सा है। पहले ये संघ सूची का देख लेते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, ये संघ सूची यानी संघ मतलब यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची की बात कर रहा है। ठीक है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक वतार, निगम कर, सेवा कर, निगम कर, सेवा कर। ध्यान रखेंगे निगम कर और सेवा कर ये क्या है? केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क। ठीक है, अगला है बीमा, जो अपने इंश्योरेंस हम कराते हैं वो केंद्र सूची का विषय है। प्रत्यार्पण,
शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा यानी कि रिजर्व बैंक, मुद्रा और रिजर्व बैंक, समुद्र या हवाई मार्ग जो है ये केंद्र सूची का विषय है। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार केंद्र सूची का, लॉटरी जो लगता है ये केंद्र सूची का विषय है। आयकर, इनकम टैक्स जो होता है कृषि से अलग, कृषि के छोड़ के बाकी जो भी है इनकम टैक्स ये केंद्र सूची का विषय है। जनगणना हमने बताया था आपको ऊपर की वीडियो में, जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। डाकघर, बचत बैंक और अगला है स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। राज्य सूची का विषय जो है लोक व्यवस्था, पुलिस यानी कि रेल का हो या ग्रामीण पुलिस हो, सब पुलिस जो है राज्य सूची में आता है, ठीक है। कारागार यानी कि जेल, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेले ये राज्य सूची के विषय में आते हैं, ठीक है। सट्टा यानी कि बेटिंग और जुआ ये राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन सिंचाई ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। कृषि आय पर कर, हमने यहाँ देखा था कृषि को छोड़ के बाकी सब इनकम टैक्स जो है ये केंद्र सूची का विषय है, लेकिन यहाँ कृषि से जो आय होगा ये राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया, ठीक है। अगला है गैस, शराब, मनोरंजन, भूराजस्व और लगान जो होती है खेत का, विद्युत पर कर, पथ कर यानी कि टोल टैक्स जो होते हैं, टोल प्लाजा जो लगे होते हैं ये राज्य सूची के विषय में आते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स यानी कि प्रति व्यक्ति टैक्स जो आप भरते हैं ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत होता है, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं पर कर, विलासिता यानी कि जैसे शराब, सुरा या जो भी लग्जरी वस्तुएं हैं वो राज्य सूची के विषय में आती हैं, ठीक है। लग्जरी वस्तुओं की बात कर रहा है वो। समवर्ती सूची देख लेते हैं। समवर्ती सूची में हो गया आपका दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे, शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन ये हो समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट और माप ये समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची में आता है। वन और वन्य जीव संरक्षण समवर्ती सूची में आते हैं, हमने देखा था ऊपर, वन ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, ठीक है। स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां ये सब जो है, कीमती नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये पंजीकरण जो होता है बर्थडे सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में हो गए 61 और समवर्ती सूची में हो गए 52, ठीक है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52, ठीक है। आइए अब देखते हैं उद्देशिका को। आइए अब संविधान के उद्देशिका को देखते हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स को एक साथ लिया है, जिसमें से पहला हमारा था 7वीं अनुसूची के विषय, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, और अभी हम उद्देशिका को देखेंगे, ठीक है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को ही एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। इस प्रस्तावना से ही लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न बन सकता है यदि आप इस प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आइए उन प्रश्नों को हम देखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आंसर है 13 दिसंबर 1946, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन सा भाग पूछ रहा है, यानी कि प्रस्तावना में ऐसा कौन सा भाग लिखा जो टॉपिक है जिसमें कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो वह है भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 362 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका केशवानंदवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973। डेट याद, साल याद रखेंगे, पूछता है आपसे। ठीक है, संविधान संबंधी विचार जो थे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। उदेशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि कहने का मतलब विशेषता ये है प्रस्तावना का कि जो विशेषज्ञ थे उनमें से कुछ लोगों ने, जैसे कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, संविधान की आत्मा, और N.A. पालकीवाला ने क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है हम जो आगे पढ़ेंगे अभी मौलिक अधिकार, उसमें देखेंगे कि अनुच्छेद जो 32 है उसमें क्या वर्णित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक है, तब इसका अर्थ क्या है, यानी कहने का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये गणतंत्र है, इसमें जो भी शासन में आएगा वो चुन के आएगा, जनता के द्वारा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है, इसका मतलब है कि राज्य में, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि जो भी राज्य हैं, यानी कि जो भारत हमारा देश है इसको हम राज्य, एक स्टेट का दर्जा देते हैं। इसमें संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि इसका धर्म क्या होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा या सिख ईसाई, कुछ भी नहीं है। आपको मानने की आज़ादी है, इतना तक ये सीमित है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदेशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उदेशिका संविधान का अभिन्न अंग है, S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उदेशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है, ये कहा S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था उसमें हाईकोर्ट ने कहा था। ठीक है, अगला है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। कह रहा है कि सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, अगला है लोक कल्याण शब्द जो है भारत के संविधान की उदेशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण जो शब्द है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, न कि संविधान के उदेशिका में लिखा गया है। ठीक है, अगला है किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उदेशिका में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आप यदि मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, तो उसमें संविधान के प्रस्तावना में जो आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं उन सब की झलक इन तीनों में दिखाई देगी। ठीक है, अगला है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। ठीक है, अगला है समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के। यानी कि प्रारंभ में ये शब्द जो थे समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये प्रारंभ के जो प्रस्तावना था उसमें नहीं था। ठीक है, ये बाद में 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला है उदेशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, उदेशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, हमने देखा भी था किसने कहा था यहाँ पे, के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, आंसर भी है के.एम. मुंशी। आगे देखते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय बोला था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है,
ये किस वाद में यानी कि किस केस में कहा गया था? तो बेरुवारी संघ मामले में 1960 में। ठीक है, बाद में उसने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। ठीक है, अगला है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उनका ये मानना था सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कि संविधान जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, किसका विचार? ये कथन है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। आगे नीचे लिखा हुआ है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उदेशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब का जो केस हुआ था उसके मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो थे, उन्होंने उदेशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदेशिका से संबंधित जो टॉपिक था उसके बारे में। ठीक है, तो ये आज हमारा पॉलिटी का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद यही रहेगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।